Hello and welcome to the Literary Odyssey. This is Literary Lens episode 1. We are starting a new series through which हम वर्ल्ड के कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. We will apply literary ideas to the happenings in the world and in turn we will strengthen our understanding of those literary ideas. ये हमारी अप्रोच डीप फैमिलियराइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है वेयर वी कंटेक्चुअलाइज लिटरेरी आइडियाज ताकि हम उनसे और अच्छे से इंगेज कर पाए. Also, before we start the video, I just want to get one thing across. More than 60% of you who watch the video do not subscribe to our channel. So please subscribe to the channel so that you get more interesting and valuable content in the future. So हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में पिछले एक महीने में क्या हुआ है, इस सब से तो आप सभी अवेयर हैं. Starting from the social media uprising to right now, where नेपाल में एक नई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हमको देखने को मिली है. वी हैव सीन अ लॉट. और इस चीज को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं. कई लोग इसको एक जेन्युइन पॉलिटिकल अवेकनिंग की तरह देख रहे हैं. वहीं दूसरी ओर अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग इट जस्ट द एडिक्शन ऑफ जेनजीज टूवर्ड्स सोशल मीडिया. वहीं एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज के साथ इसको जोड़ रहा है. लेकिन एज लिटरेचर स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन, हाउ कैन वी लुक एट इट. ये पूरा इवेंट एक पॉलिटिकल इवेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट एज वेल. जब हम कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है रेमंड विलियम्स का. रेमंड विलियम्स ने कल्चर एज अ वर्ड को रीडिफाइन किया हमारे लिए, और जो थ्योरीज उन्होंने दी उसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन नेपाल. इस पूरी चीज पे बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूरी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेपाल का ये पूरा इवेंट एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस पे कई पॉलिटिकल फैक्ट्स, कई सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है. एंड दैट इज वाई वी आर नॉट मेकिंग एनी फैक्चुअल क्लेम एज फार एज Nepal's situation is concerned. We are also not making any political claim. What we are trying to do is we are trying to understand how culture operates, how cultural struggles happen through the lens of Raymond Williams, और as reference हम ले रहे हैं नेपाल की situations based on whatever credible sources we could get. Before applying Raymond Williams' ideas, let us have a brief look at what has exactly happened in Nepal within the past few days. Nepal has recently witnessed its most significant political upheaval in decades. ये स्पार्क हुआ था गवर्नमेंट का बैन जो कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाया गया था. गवर्नमेंट ने इसके कुछ रीजन साइट किए थे, लेकिन इस बैन के बाद जेनजीज, यूथ्स स्ट्रीट पे आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट the alleged corruption in Nepal. Amidst the protests, the social media ban was uplifted, but the protests did not stop there. These protests escalated, so much so that there were violent clashes on the streets. And eventually, these protests led to the storming of the parliament in Nepal, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा अपनी पोस्ट से. ये प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट थी और इसमें अराउंड 50 प्रोटेस्टर्स मारे भी गए. द सिचुएशन एज इट स्टैंड्स टुडे इज दैट नेपाल हैज इट्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोस्ट, सुशीला कार्की, until elections are held in March 2026. Now, how does Raymond Williams help us with this? We are going to talk about 4 key ideas of Raymond Williams. पहला, his idea of culture. दूसरा, the 3 kinds of culture that he talks about: residual, dominant और emergent. तीसरा, structure of feelings. और चौथा, the 3 types of revolution that he talks about. जब हम कल्चर की बात करते हैं तो 2 predominantly meanings हमारे दिमाग में. पहली, कल्चर एज वी सी अराउंड अस. जो चीज हमारे आसपास हो रही है उसको हम कल्चर कह देते हैं. कोई मूवी बहुत फेमस हो गई तो वो एक कल्चरल आइकॉन बन जाती है. मीम कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. कल्चर एज वी अंडरस्टैंड टुडे रिलेट्स टू द कॉमन पीपल अराउंड अस. कल्चर का एक दूसरा मीनिंग एलिटिज्म से भी रिलेटेड है. जब हम किसी को कल्चर्ड कहते हैं तो हम उसको एक बहुत एलीट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं. हम देख रहे होते हैं कि उसे शायद बहुत सारी चीजें पता है, शायद वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है. हमारे दिमाग में कल्चर्ड की एक इमेज बनी हुई है. तो ये 2 मीनिंग्स कल्चर वर्ड की कहां से आई, ये जानना बहुत जरूरी है. दूसरी मीनिंग के बारे में पहले बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं आर्नोल्डियन कल्चर की, जिसे हम कल्चर्ड शब्द से कनेक्ट कर रहे हैं.
ये सारी बातें उन्होंने करी हैं अपने काम कल्चर एंड एनार्की में। आर्नल्ड कहते थे कि कल्चर इज द स्टडी ऑफ परफेक्शन। कल्चर को वो टचस्टोन मेथड से कनेक्ट करके देखते थे। वो कहते थे कि कल्चर इज समथिंग टू एस्पायर। वो कल्चर को एक इंडिविजुअल इनवर्ड जर्नी मानते थे। वहीं दूसरी ओर टी.एस. इलियट ने अपने 1948 वर्क नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर में भी ऑलमोस्ट सेम बात करी थी। देयर वर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, हाउएवर फॉर आवर एनालिसिस एज ऑफ नाउ दोज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्रिटिक्स ने कल्चर का जो डेफिनेशन दिया वो ऑल्दो बहुत नुआंस्ड है, लेकिन एज इट स्टार्टेड बिकमिंग पार्ट ऑफ जनरल कॉमन यूजेज, इसका कनेक्शन एलिटिज्म से जोड़ के देखा जाने लगा। Cultured became somebody who was well dressed, who had read a certain kind of literature, who was acquainted with the canon। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे रेमंड विलियम्स की। रेमंड विलियम्स ने अपने फेमस 1958 ऐसे कल्चर इज ऑर्डिनरी में बात करी कि किस तरह से कल्चर को एक हाई आर्ट के रूप में देखना सही नहीं होगा। कल्चर इज रादर समथिंग दैट रिलेट्स टू कॉमन पीपल, जो ऑर्डिनरी है, विच इज अ होल वे ऑफ लाइफ। कल्चर हमारे आसपास है। कल्चर किसी बहुत एलीट किताब में नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मूवी देख लेंगे तो आप कल्चर्ड हो जाएंगे। आप जो रोजमर्रा की चीजें करते हैं, जो बातें करते हैं, जो बातें सुनते हैं अपने आसपास, वो सारी कल्चर का पार्ट है। तो जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कल्चर आपको बताई थी, वो रेमंड विलियम्स के इस ऐसे से प्रोमिनेंट होने लगी। व्हाट वी सी इन नेपाल इज अ मैनिफेस्टेशन of the culture that was advocated by Raymond Williams. The conflict that we saw in Nepal is the conflict between the culture as Raymond Williams defined it and the elites of Nepal. Nepo baby movement में हमको एक बहुत stark contrast देखने को मिलता है between the children of the political class of Nepal and the ordinary young people of Nepal. जहाँ एक और the elite people of Nepal were flaunting their lavish lifestyles, वहीं दूसरी ओर एलिजिडली नेपाल में इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन एटसेट्रा प्रेवलेंट थे। अब कल्चर के भी कुछ नुआंसेस हैं। रेमंड विलियम्स अपने 1977 वर्क मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर में कल्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: रेसिडुअल, डोमिनेंट और इमर्जेंट। रेसिडुअल एज द नेम सजेस्ट वो कल्चर है जो एक टाइम पे डोमिनेंट हुआ करता था, प्रोमिनेंट हुआ करता था, लेकिन आज वो फेड आउट हो रहा है। उसके कुछ रेसिड्यूज सोसाइटी में बचे हुए हैं, पर वो लेटेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड है डोमिनेंट कल्चर। डोमिनेंट कल्चर वो कल्चर होता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में उस सोसाइटी में डोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है। और फाइनली एमर्जेंट कल्चर। एमर्जेंट कल्चर एक नया कल्चर होता है जो डोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन उसमें एक पोटेंशियल है फ्यूचर में डोमिनेंट हो जाने का। इन 3 टाइप्स ऑफ कल्चर को हम अप्लाई कर सकते हैं नेपाल की पूरी सिचुएशन में to understand how the cultural shift and the political shift has taken place in Nepal. पहले बात कर लेते हैं नेपाल के रेसिडुअल कल्चर के बारे में। नेपाल का रेसिडुअल कल्चर आता है उसके मोनार्की वाले पास्ट से। 2008 में 240 साल की मोनार्की का एक पीरियड खत्म हुआ जब नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया। मोनार्की उस वक्त का एक डोमिनेंट कल्चर हुआ करता होगा, लेकिन आज के समय पे हमको उसके कुछ रेसिडुअल ट्रेसेस ही दिखाई देते हैं। ये ट्रेसेस हमको दिखाई देते हैं इन द चिल्ड्रन ऑफ द पॉलिटिकल क्लास फ्लॉन्टिंग देयर लैविश लाइफस्टाइल्स, जो कि एक डेमोक्रेसी में अक्सर आइडियली शायद नहीं दिखना चाहिए। नेपाल के डोमिनेंट कल्चर की अगर हम बात करें तो वो था केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट में जो स्टेटस को था, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश था नेपाल में, जिसको जेनजी मूवमेंट के थ्रू एक तरह से अपरूट कर दिया गया। ये डोमिनेंट तो था, लेकिन इसकी कई वीकनेसेस नजर आ रही थी। देयर वाज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल टुवर्ड्स दिस पॉलिटिकल क्लास एंड पॉलिटिकल सिस्टम, और इस वजह से एक इमर्जेंट कल्चर निकल के आया जिसे हम इस मूवमेंट के फॉर्म में देख रहे हैं। नेपाल में जो जेनजी मूवमेंट हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेपो बेबी मूवमेंट टू राइट नाउ, जब नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गई हैं, इसे एक इमर्जेंट कल्चर के रूप में देखा जा सकता है जो अब डोमिनेंट बनने की कगार में है। नेपाल इज इन अ मोमेंट ऑफ फ्लक्स, इन अ मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन, जहां पर इमर्जेंट कल्चर अब डोमिनेंट होने को है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेमंड विलियम्स के अगले आइडिया स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग्स की। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग की रेमंड विलियम्स ने कई जगह बात करी है और अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया है।
सबसे पहले इस टर्म को उन्होंने कॉइन किया था अपने 1954 वर्क प्रेफेस टू फिल्म्स में, और उसके अलावा द लॉन्ग रेवोल्यूशन और फिर फाइनली मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर जो उनका काम था 1977 का, उसमें इस टर्म को उन्होंने इलैबोरेट किया। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द कल्चर ऑफ अ पीरियड। ये कल्चर ऑफ द पीरियड आपको किसी किताब में या किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में या किसी भी और कल्चरल फॉर्म में शायद एक्सप्लिसिटली क्लियरली ना दिखे, क्योंकि ये एक अनकोडिफाइड इनआर्टिकुलेट चीज है जो कि रिफ्लेक्ट होती है लोगों के डे टू डे मूड्स में, टोन्स में, एंग्जाइटीज में, जनरल कॉन्वर्जेशंस दैट दे हैव, उसमें। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग्स एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इवॉल्व हो रही है, और ये कल्चर को डिफाइन करने में सबसे सिग्निफिकेंट भूमिका निभाती है। रेमंड आर्ग्यूड दैट कल्चर not only reflects the moods of the society, but through structure of feelings, it also actively shapes the society. रेमंड विलियम्स ये भी मानते थे कि स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग समझने का सबसे अच्छा जरिया है लिटरेचर, फिल्म्स एक्सेट्रा। अब नेपाल में ये स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग हमको कैसे दिखता है? ये स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग हमें दिखता है नेपाल की जनरल आउटरेज में, जो कि सिर्फ बाहरी नहीं थी, बट इट वॉज डीपली फेल्ट। This structure of feeling manifested in the music, rap, memes, social media campaigns and whatnot in Nepal. ये exact structure of feeling inform करता है नेपाल के emergent culture को, जो कि culminate हुआ in the storming of the parliament, the eventual fall of government and the appointment of the new interim prime minister of Nepal. अब फाइनली हम बात करते हैं रेमंड विलियम्स के कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉन्ग रेवोल्यूशन, which was propounded in the book by the same name that came in 1961. इस किताब में रेमंड विलियम्स रेवोल्यूशन की बात करते हैं, और वो रेवोल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिक और कल्चर। ये तीनों रेवोल्यूशंस जरूरी नहीं है कि साथ-साथ हों। ये अलग-अलग टाइम पर होते रहते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं द इवोल्यूशन ऑफ अ कल्चर। दे आर नॉट सिंगल कंप्लीट इवेंट्स, बट रादर ऑनगोइंग कंटिन्यूअल प्रोसेसेस। अब नेपाल में हमें ये किस तरह से देखने को मिलता है? 2008 में जो मोनार्की खत्म हुई और नेपाल को एक डेमोक्रेटिक स्टेट का दर्जा मिला, उसे हम एक तरह के डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की तरह देख सकते हैं। लेकिन ये डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि विद इन द स्पैन ऑफ अ फ्यू इयर्स 14 टाइम्स द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड। इसका कारण हो सकता है द लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल रेवोल्यूशन दैट रेमंड विलियम्स टॉक्स अबाउट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। नेपाल में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत प्रोमिनेंट है। हम देखते हैं कि किस तरह से नेपाल में एक पर्टिकुलर एलीट के पास ही ज्यादा कैपिटल है, और नेपाल का 1/3 जीडीपी उन लोगों से आता है जो नेपाल से बाहर काम करते हैं। सो दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी also resulted in the kind of movement that we recently saw in Nepal. And finally, all this led to a kind of cultural revolution, जिसकी फाइनली बात रेमंड विलियम्स करते हैं। सो कल्चरल रेवोल्यूशन को हम नेपाल में सोशल मीडिया मूवमेंट्स, हैशटैग्स और द यूथ अपराइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। द बैन ऑफ 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन नेपाल ignited this cultural revolution as we are calling. रेमंड विलियम्स के कल्चर के फ्रेमवर्क से हमें समझ में आता है कि किस तरह से नेपाल में जो सारी चीजें हुई वो सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के बाद प्रोटेस्ट, एक लीनियर या सिंपलिस्टिक चेन ऑफ इवेंट्स नहीं थी, बट इट वाज अ डीपर कल्चरल अपराइजिंग दैट वाज ब्रूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। आई होप आपको रेमंड विलियम्स के कुछ आइडियाज और अच्छे से समझ में आए होंगे, और आई ऑल्सो होप आपको इस पूरे कंटेम्प्रेरी इवेंट को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट, share it with your friends and subscribe to the Literary Odyssey. This is me, Dhananjay Pathak from the Literary Odyssey, signing off.